तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। जो कोशिश अपनी जारी रखते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। आइए एक ऐसे ही कलाकार से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। देखते हैं उनका एवी। साजिद खान का जन्म 23 नवंबर 1970 को मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर कामरान खान और उनकी पत्नी मेनका खान ईरानी के घर में हुआ। 6 साल की उम्र में ही साजिद के माता पिता अलग हो गए और जब साजिद 14 साल के हुए तब इनके पिताजी गुजर गए। बड़ी बहन फरहा और इनका बचपन बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरा। साजिद ने मानेक जी कूपर स्कूल से हाई स्कूल पास किया और मिठी भाई कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। वो बचपन से ही बहुत शैतान लेकिन टैलेंटेड थे। लोगों की बहुत मिमिक्री करते और उन्हें बहुत हंसाते भी। साजिद ने अपना करियर पार्टीज में डीजे और मिमिक्री करके शुरू किया और धीरे धीरे वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। 1990 में साजिद ने पहली बार बतौर होस्ट डीडी मेट्रो पर आने वाले प्रोग्राम सुपरहिट मुकाबला में काम किया और 1996 में एक म्यूजिक काउंटडाउन शो इक्के पे इक्का होस्ट किया। सबसे ज्यादा एपिसोड्स एक ही होस्ट यानी कि साजिद के साथ बनाने के लिए इस शो का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसके बाद उन्होंने एक टीवी सीरियल भी किया, कहने में क्या हर्ज है, जिसमें साजिद का ट्रिपल रोल था। 2006 की फिल्म डरना जरूरी है, जिसमें 6 कहानियां थीं, उनमें से एक कहानी द ग्रेवयार्ड इन्होंने डायरेक्ट की और 2007 में साजिद ने फिल्म हे बेबी बनाई। सन 2008 में प्रोग्राम साजिद्स सुपरस्टार्स होस्ट किया। इंडियाज गॉट टैलेंट और नच बलिए जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ये जज भी रहे। इन्होंने हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, हिम्मत वाला और हम शक्ल जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। कितनी कोशिशों से भरा रहा है साजिद की कामयाबी का ये सफर, चलिए खुद ही देख लीजिए। तो ये थे साजिद खान। आइए अब उनसे मुलाकात करते हैं। साजिद, हाय, सो गुड टू मीट यू। या कम। जैसे कि देख रहे हैं आप, हम बहुत ही कैजुअल और कूल तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आई एम सॉरी बट मैं आपका ये शो बहुत देखता हूँ। हाँ। मैं डीडी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। और मैंने अपने करियर की शुरुआत डीडी के साथ की। तो आज इस बिल्डिंग में आके मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसी सेट पर एक दिन में 95-96 में 16 एपिसोड शूट किए थे एक दिन में। ओह माय गॉड, कैसे कर लिया आपने 16 एपिसोड एक दिन में? उन्होंने मुझे ऑफर किया था या तो आप पर एपिसोड ले लो या पर डे ले लो, तो मैंने पर डे ले लिया था। अच्छा। तो उन्होंने 16 एपिसोड खींच लिए थे। ओह माय गॉड, तो मतलब ये लेसन है, कभी भी पर डे काम नहीं करना है। अगर करना है तो फिर आपको फिर 16 एपिसोड करने पड़ेंगे। चलिए, ये बताइए कि आपका जन्म एक फिल्म फैमिली में हुआ। आपके फादर एक एक्टर थे और आपकी मासी, 2 मासियां हैं, दोनों ही फिल्मों में काम, एक्ट्रेसेस हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट थी, हनी ईरानी और डेजी ईरानी। तो मुझे बताइए कि फिल्मी माहौल में आपकी पैदाइश हुई तो बचपन, जिनकी शादियां हुई के शुक्ला साहब से, डेजी आंटी की जो मनमोहन देसाई के नंबर 1 स्क्रीन प्ले राइटर थे, बड़ी बड़ी फिल्में। हनी आंटी की शादी हुई जावेद साहब से, सलीम जावेद। हाँ, दोनों ने राइटर्स के साथ ही शादी की। मेरे फादर खुद फिल्म मेकर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। तो बातें जो होती थी बचपन से सिर्फ फिल्मों की होती थी। हमें सारे बच्चों को, फरहान, जोया, मैं, फारा, कबीर, वर्षा, रितु, हम सबको कभी पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया भी एग्जिस्ट होती है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, पिकनिक, बीचेस। हमको ऐसा लगता था हर चीज सिर्फ फिल्में ही है। हाँ। तो फिर वहीं से माहौल वैसा ही था, तो और कुछ आता नहीं था और कुछ समझ भी नहीं आता था। निजी जिंदगी में भी जब हम बातें करते थे तो फिल्मों के डायलॉग्स कोट करते थे। आई थिंक द मोस्ट
रिपीटेड फिल्म ऑफ ऑल टाइम्स इज शोले। मेरा किसी के साथ रिसेंटली एक आर्ग्यूमेंट भी हुआ कि इज शोले द ग्रेटेस्ट हिंदी फिल्म ऑफ ऑल टाइम्स, और 2-3 और फिल्मों के नाम लिए, दंगल का नाम लिया। तो मैंने बोला दूसरी फिल्मों का कंपैरिजन भी नहीं आप कर सकते। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इक्वल्स टू शोले, ये मेरा मानना है। सो स्वीट, थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि बचपन में जब आप 6 साल के थे कि आपके मदर और फादर में कुछ सेपरेशन हो गया जी, था? उनकी सेपरेशन हो गई। तो आप मम्मी के साथ रहे? मम्मी के साथ रहा। हम बहुत अमीर थे, फिर सडनली बहुत गरीब हो गए थे। इतने गरीब हो गए थे कि लिटरली खाने को पैसे नहीं थे, और एक दूसरे से किसी से मांग नहीं सकते थे पैसे। तो जो मेरी मदर ज़िंदगी में जिन्होंने काम नहीं किया था, वो 300 रुपया तनख्वाह के लिए सीरॉक होटल में हाउसकीपिंग में काम करती थी, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में काम करती थी। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। फारा फिर भी मुझसे बहुत बड़ी है, उम्र में बहुत बड़ी है। नहीं उतनी बड़ी भी नहीं है, सिर्फ 25-30 साल बड़ी है मुझसे। क्यों मजाक कर रहे हैं? नहीं, मुझसे 5 साल बड़ी है। तो फारा और मैंने हमेशा साथ में, हम दोनों हमेशा साथ में थे। 2 दिन अपनी मदर के घर पे, 2 दिन अपने फादर के घर पे, 2 दिन अपनी मदर के घर पे हम। लेकिन उस जर्नी में वो 5-6 साल फारा और मैं हमेशा साथ में थे। तो कहीं ना कहीं फारा और मेरी जो बॉन्डिंग हुई वो एक नॉर्मल भाई बहन की बॉन्डिंग से ज़्यादा हुई। एक सेल्फ डिपेंडेंसी हम दोनों का एक दूसरे पर बहुत हुआ। और मुझे नहीं लगता है कि फारा मेरी बड़ी बहन है, मुझे अभी भी लगता है वो मेरा बड़ा भाई है। शी लुक आफ्टर यू वेल। She did. तो ये बताइए कि जब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप यहाँ से वहाँ से यहाँ जाते थे, तो हर बार कपड़े, छोटा सा बैग पैक होता था, या वहाँ भी कपड़े रहते थे, यहाँ भी कपड़े रहते थे? और जो डिफरेंस था, मतलब आपके फादर के रहन सहन में और फिर आपकी माँ के जब घर आते थे तो रहन सहन में, खाने में, तो वो कैसे आप एडजस्ट कर पाए? नहीं कर पाया मैं नहीं कर पाया। क्या था, मैं जा रहा था मानिक जी कुपर स्कूल में, जो ICSE स्कूल था। मैं 71 में पैदा हुआ था और 77-76 में मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था। तो मैं तभी 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में था। और वो जो स्कूल था उसमें शहर के सारे नामी बच्चे आते थे, क्योंकि वो बहुत महंगा स्कूल था। उस स्कूल की तभी की फीस 200 रुपया पर मंथ थी, जो मेरी मदर की पगार से थोड़ा सा कम थी। लेकिन मेरी मदर को चाहिए था कि साजिद बहुत नाम बनाएगा अपना, ये पढ़ लिख के कुछ करेगा, जो मैं नहीं करना चाहता था। और फारा बेचारी 5 रुपये महीने के स्कूल में जाती थी। लेकिन स्कूल के बाद जो जिस एरिया में मैं रहता था जूहू में, वो शिवाजी नगर था, वो स्लम एरिया था और चौल एरिया था। तो मेरी अपब्रिंगिंग 3 बजे के बाद से लिटरली झोपड़पट्टी स्टाइल में होती थी। लेकिन स्कूल में हाई क्लास एजुकेशन होता था, बड़े बड़े अमीर बच्चों के साथ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन हूँ, यू नो। तो फिर मैंने 10-12 साल की उम्र में चोरियाँ करना शुरू कर दिया था। मैं चोरी करता था। शुरुआत तो की थी पेंसिल बॉक्स, रबर से। चोरी करना पाप है, कभी मत करो, लेकिन सीख लो जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर हमने एक गैंग बनाया था। डोनेशन फॉर्म्स बनाते थे वो गैंग में, और डोनेशन फॉर्म स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाते थे स्कूल के बाद, और 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कलेक्ट करते थे। और हम देखते थे कि ये देश में बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ी कमाई होती है दया और झूठ से। आप दया के नाम पे डोनेशन मांगो ना कि यार गरीबों के लिए, अपंग लोगों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए, तो लोग दिल खोल के पैसा देते हैं, कभी सोचते नहीं। उनको ऐसा लगता है कि उनका एक गिल्ट खत्म हो रहा है पैसा देके, और वो पैसा हम ले रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे, वो पैसे से मैं घर चला रहा था। मेरे दोस्त उनका घर चला रहे थे, और कभी मेरी मदर को पता नहीं चला, कभी मेरे फादर को पता नहीं चला वो पैसे कहाँ से आ रहे थे। लेकिन तो आप क्या एक्सप्लेन क्या करते थे? माँ पूछती तो होंगी कभी कभार? फिल्मी स्टाइल। मैं जाता था, 100 रुपये लेता था। सबसे पहले जाता था नीचे ग्रोसरी की दुकान में, 2 किलो शक्कर, 2 किलो चावल, 2 किलो चाय की पत्ती, ये देना, घी का डब्बा देना, एक वो देना, तभी तो बहुत सस्ता होता था। और चोरी से आके किचन में रख देता था। आप समझ रहे हो? और फिर नेक्स्ट डे अगर कोई पूछता था 2 दिन के बाद, ये कहाँ से आया? अरे वो मुझे वो बिस्किट का पैकेट खरीदा था, उसमें लॉटरी लगी थी, वो लॉटरी में उन्होंने बोला था ये डालडा का डब्बा फ्री है। ये करता था मैं। लेकिन जब मेरे फादर की डेथ हुई, आप 14 साल के थे? मैं 14 साल का था। तब उसके बाद किरण, मैंने सोचा कि कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब करके। मुझ में एक टैलेंट है कि शायद मैं लोगों को हंसा सकता हूँ और एक क्राउड को संभाल सकता हूँ। तो वो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था। शुरुआत की थी मैंने अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों पे बैठ के। उन लोग जब संडे को हाउजी खेलते, तंबोला खेलते थे, हाउजी खेलते थे, तो बोलते थे सज्जू को बुलाओ, सज्जू नंबर निकालेगा और एक्टरों की मिमिक्री कर करके नंबर निकालेगा।
तो मैं बोलता था अगर 10 रुपया किटी में आ रहा है तो 1 रुपया मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों का मनोरंजन भी कर रहा हूँ। तो वैसे 10 गेम होती थी, मैं 10 रुपये कमा लेता था 14 साल की उम्र में। उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे देखना शुरू नहीं किया। कॉलेज में भी मैंने मिमिक्री करना शुरू किया, होस्टिंग करना शुरू किया, डीजेइंग करना शुरू किया। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, कभी पीछे नहीं देखा। 20-21 साल का था, दूरदर्शन पे शो मिल गया था मुझे, सुपर हिट मुकाबला करके, एक बहुत 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 पॉपुलर शो था डीडी मेट्रो पे। तो वहाँ पे मुझे 10,000 रुपये पर एपिसोड मिलता था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फिर एक और सैटेलाइट चैनल था, उन्होंने मुझे एज अ होस्ट साइन किया था। तो उसके बाद कभी पीछे देखा नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में किरण, मैं हमेशा, जो आपका शो है, ये शो पे मैं बैठने का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं वाकई में, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कामयाब हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कामयाबी खुद एक कोशिश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता, बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू रीच ग्रेटर हाइट्स। हाँ, लेकिन कामयाबी, फिर और कामयाबी और कामयाबी, वो उसका कोई नापतोल नहीं है ना। तो, हर फ्राइडे को वो नापतोल मिल जाता है लोगों को। वो फिल्म वालों को हाँ, मिलता है। लेकिन अगर जिंदगी में कामयाबी की बात करें तो कामयाबी मतलब एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। बिल्कुल। जो आपके लिए कामयाबी है, शायद मेरे लिए वो पहला कदम है, जिसे तो उसे नापना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप कहीं कह सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में। मैं वो नहीं, मेरा थिंकिंग अलग है। मेरा थिंकिंग ये है कि आपकी फिल्म चले ना चले, आप चलने चाहिए। हाँ। आपका टीवी शो चले ना चले, आप चलने चाहिए। और आप कैसे चलते हो? अगर आप एक अच्छे बेटे हो, अगर आप अच्छे भाई हो, अच्छे नागरिक हो, अच्छे दोस्त हो, अच्छे पिता हो, अच्छी माँ हो, तो वो आपकी कामयाबी है। हाँ। बाकी वर्क में क्या है कि अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो आप एग्जाम में फेल हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप फेल हो गए, यू नो। तो जिंदगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं साजिद खान से। तो साजिद, हम फेल होने की बात कर रहे थे कुछ। तो मुझे पता है कि 10th क्लास में आप 3 बार फेल हुए। बिल्कुल। ये क्यों, क्या वजह थी? एटी होता था तभी। अगर आप मार्च में फेल हो गए तो आप फिर से अक्टूबर में बैठ सकते हो, अक्टूबर में फेल हो गए तो फिर से मार्च में बैठ सकते हो। हाँ। अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। हाँ। क्या था कि मैं हूँ तो महाराष्ट्र, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र। मराठी मुझे बोलनी आती है, समझ में आती है, लेकिन उस वक्त मराठी मुझे लिखनी नहीं आती थी। और क्योंकि मैं ICSE स्कूल में गया था, मानी जी के ऊपर स्कूल में, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया था 7th स्टैंडर्ड में, या तो आप फ्रेंच ले लो या मराठी ले लो। तो मेरे तकरीबन सारे दोस्तों ने फ्रेंच लिया था और मैंने कहा था कि मैं महाराष्ट्र हूँ, मैं मुंबई में रहने वाला हूँ, कभी फ्रांस में जाके रहने नहीं वाला हूँ, मैं मराठी बोल सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं मराठी सब्जेक्ट लेता हूँ। लेकिन वो हायर लेवल मराठी था लिखने का, तो मैं मराठी में फेल हुआ। तो उसकी वजह से मार्च में फेल हुआ। हाँ। फिर उसके बाद अक्टूबर में फेल हुआ। हाँ। फिर फाइनली मार्च में नेक्स्ट ईयर 35% से पास हो गया। तो उसकी वजह से आपको 3 साल एक ही क्लास में रहना पड़ा? 3 साल नहीं, हाँ 3 साल। 3 साल। तो आप बोल लेते हैं मराठी? हाँ, मला मराठी येते। थोड़ा कुछ एक कोई लाइंस बोल दीजिए। आपको क्या सुनना है मराठी में? आता माझी सटकली इज द मोस्ट फेमस मराठी डायलॉग एवर। वो तो मैं भी बोल लेती हूँ, आता माझी सटकली। बट द पॉइंट इज, ये कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फेल हो गए तो फिर अक्टूबर में फिर से बैठिए, फिर आप फेल हो गए तो मार्च में बैठिए। जब कोई भी विद्यार्थी फेल होता है तो वाकई में कहीं ना कहीं उसके तमाम घर वाले फेल होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस घर वालों को उठाना पड़ता है। सही बात है। और वो मैंने स्ट्रेस अपनी मदर को बहुत दिया। वो बहुत अपसेट होंगी कि मेरी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस बेटे से, और मतलब ये आगे ही नहीं बढ़ रहा। देखिए, मदर्स तो मदर्स होती हैं। अभी मैं 45 का हो गया हूँ, लेकिन अपनी मदर के साथ रहता हूँ। मैं अभी तक शादी नहीं की है। मेरी मदर को अब भी लगता है कि ये शादी कर लेगा तो सुधर जाएगा, लेकिन मैं अपनी मदर को बोलता हूँ, ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं गाड़ी फास्ट चलाता हूँ, ना मैं जाके डिस्को में पार्टी क्या सुधरूंगा मैं क्या सुधरने को क्या है? हाँ। सुधरने को क्या है? मेरे ख्याल में हम शक्ल जैसी फिल्में बना के शायद सुधर सकता हूँ मैं। शायद वो थोड़ा बार इसलिए करती हैं कि आप जिंदगी में काफ़ी सारी लड़कियों के साथ जुड़े हैं, लेकिन शादी कभी नहीं की। हाँ, तो शायद उन्हें यही फिक्र होती है कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैं 20 और 30 के बीच में जब मैं टीवी पे बहुत एवरीडे शूटिंग कर रहा था,
उस वक्त मेरा कैरेक्टर बहुत ढीला था सीरियसली। तो मैं बहुत लड़कियों के साथ बाहर घूम रहा था, उनको झूठ बोल रहा था, कभी कुछ ऐसी बदतमीजी नहीं की, लेकिन हाँ हर लड़की को आई लव यू एंड विल यू मैरी मी बोलता था मैं उस वक्त। तो कोई शादी के चक्कर में कई लड़कियां वैसे बहुत सीरियस हो जाती बहुत। हैं। अब तक मेरी कुछ 350 शादी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई 30 और 35 के बीच में थोड़ा सा Maturity आ गाड़ी गई। स्लो डाउन हुई, क्योंकि एक दो अच्छी लड़की जिंदगी में आ गई जो उनको ऐसा लगा कि ये कुत्ते की वो दुम है जो 12 साल नल्ली में रखोगे तो दुम सीधी हो जाएगी। उनको नहीं पता था कि मैं कुत्ते की वो दुम है कि नल्ली टेढ़ी होगी, दुम सीधी नहीं हुई। 35 में मैंने हे बेबी बनाई, 2007 में हे बेबी बनाई। जब आदमी फिल्म मेकर बन जाता है और डायरेक्टर बन जाता है तो कहीं ना कहीं सारी दुनिया से ध्यान उसका छूट जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट पे, डायरेक्शन पे रहता है। एंड यू आर मैरिड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर ऑफ ऑल टाइम। I know how difficult it is. इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। तो उसके बाद भी मेरे एक दो रिलेशनशिप हुए, लेकिन शादी से थोड़ा डरता हूँ। गौहर खान के साथ तो आपकी आई थिंक एंगेजमेंट भी हो गई थी, नहीं? हाँ 4 years आई थिंक यू वर टुगेदर। 4 साल? नहीं, 4 साल नहीं, 1 साल। एंड शी इज अ लवली गर्ल। मैं वैसे कभी किसी भी शो में पब्लिकली नाम कभी लेता नहीं हूँ। sorry. नहीं पता लेकिन, वो तो दुनिया इंटरनेट पे जानती न्यूज़ है। है। हमारी एंगेजमेंट को मिड डे ने कवर भी किया था, एक जी। न्यूज़पेपर ने कवर भी किया था। जी। अगर चंकी पांडे होता तो शायद वो स्पॉन्सर भी ले आता लेकिन अच्छी लड़की है, शी इज स्वीट गर्ल। एंड आई एम श्योर कि मैं जितनी भी लड़कियों के साथ अपनी लाइफ में था, कहीं ना कहीं वो थोड़ा मुझे मिस भी करती होंगी और थोड़ा गाली भी देती होंगी। बिल्कुल गाली जरूर देती होंगी। गाली जरूर। नहीं, but क्यों इस छोड़ा केस इसने में, इस हमें? केस में फॉर इंस्टेंस व्हाट वेंट रॉन्ग? नथिंग। आई थिंक किरण, क्या होता है, जब आई लव यू जो है ना, ये बड़ा सेल्फिश फेज है मेरे हिसाब से। इंसान जब आई लव यू बोलता है ना, तो ये बोलता है कि आई लव यू। फिर जब बोलता है डू यू लव मी, वो भी सेल्फिश होता है। डू यू लव मी, तो पहला वाला और आखिरी वाला, पहला शुरू होता है आई से जो मैं हूं, और मी में खत्म होता है जो मैं हूं। आई थिंक कहीं ना कहीं इंसान जब किसी को प्यार करता है तो वो किसी को प्यार नहीं करता है, वो अपने आप को प्यार करता है उस इंसान के साथ, कि यार इस लड़की में वो बात है कि मुझे बहुत अच्छा फील कराती है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, जब मैं इसके साथ होता हूँ आई फील वेरी हैप्पी, आई फील हैप्पी। तो वो रिलेशनशिप गलत हो जाता है। आई थिंक कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्ती, इसीलिए अरेंज मैरिजेस हमारे देश में क्यों अभी तक सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि शादी कर लो, बंधन में बन जाओ, समाज के लिए आप मिस्टर एंड मिसेस हो जाओ, और स्लोली फिर दोस्ती शुरू होती है, तो वो शादियां लंबी चलती हैं मेरे हिसाब से। जो प्योर लव स्टोरीज होती है वो उतार चढ़ाव वाली होती है मेरे हिसाब से। हाँ, इसमें भी अलग अलग पहलू हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स। करेक्ट। मी एंड माई हस्बैंड, हम आज तक, मैं नहीं फील करती कि ही इज़ माई हस्बैंड। मुझे लगता है कि वो मेरे सबसे जिगरी दोस्त हैं। मेरा पॉइंट आपने प्रूव कर दिया। हाँ, जिगरी दोस्त हैं जिनके साथ मैं बुरी से बुरी बात और किसी के बारे में बुरी से बुरी बात कह सकती हूँ, और मुझे मालूम है कि वो मुझे जज नहीं करेंगे। करेक्ट। वो कल उठ के वही बात मेरे अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे कि तुमने तो ये कहा था, लेकिन क्योंकि दोस्त ही होते हैं जो जज नहीं करते ना। करेक्ट। तो अगर आप रिलेशनशिप में, शादी में दोस्त रह सकते हैं तो आई थिंक मैरिजेस वर्क। दैट इज प्रिसाइसली माय पॉइंट। क्योंकि मैरिज क्या होता है, एक मर्जर होता है, दो कंपनीज का मर्जिंग होता है जिस तरह से, और एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और अगर कहीं 50% 51%, 49% 51%, वो मर्जर होता है। तो नहीं, वैसे ये इतना क्लोज नहीं होता है। यूजुअली 60-40, 60-30 एंड वुमन इज 30 and 40। मैं तो ये मर्दों की नजरों में 90-10। ओके, चलिए 90 मर्द, 10 बिल्कुल औरत। बिल्कुल, आई एग्री। अभी नहीं हो रहा है। आज की जो नारी है बहुत स्ट्रांग हो रही है। हाँ, बट इसी वजह से फिर नहीं चल रहे ना रिलेशनशिप, नहीं चलते हैं। और मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका किस्सा हम जरूर सुनेंगे। हम इतनी दौड़ रहे हैं, सॉरी, किस्सा हम जरूर सुनेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं साजिद खान से। तो साजिद, आप बता रहे थे, कुछ किस्सा बता रहे थे मुझे। मैं ये बोल रहा था कि देखिए, आज की जो औरत है, आज की जो नारी है, वो इतनी सेल्फ डिपेंडेंट और स्ट्रांग हो गई है कि मेरे एक दोस्त का ऑफिस है जहाँ पर पिछले 3 महीनों में
6 लड़कियों ने डिवोर्स किया अपने पतियों को ऑफिस में, और जो छठी लड़की थी उसका डिवोर्स पेंडिंग है क्योंकि उनकी जो डिवोर्स लॉयर है वो खुद डिवोर्स कर रही है। ये सच है। तो आज की जो लेडी है, अगर आप इनको थोड़ा सा भी नॉनसेंस देंगे या टिपिकल अबला नारी की तरह ट्रीट करेंगे, नहीं औरत घर की लाज होती है और साड़ी पहनो और ये पहनो और पैर छुओ, वो बहुत मॉडर्न थिंकिंग वाली औरत होती है, वो आपको छोड़ देगी। वो आपको छोड़ देगी, ना सिर्फ के शहरों में बट छोटे शहरों में भी। टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस फॉर वुमेन विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, बिकॉज मैं एक वर्किंग मदर के साथ रहा हूँ, एक वर्किंग सिस्टर के साथ रहा हूँ, तो जब जब कोई भी औरत नाम कमाती है, घर चलाती है, तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ। ये बताइए साजिद कि आपने अपना करियर एंकर एज एन एंकर शुरू किया, जी। एक्टिंग के एक बारे फिल्म में की थी मैंने, हाँ। क्योंकि मैं होस्ट एंड दोस्त था। हाँ। मुझे ऋषिदा के ऑफिस से फ़ोन आया था, जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर, आई थिंक सबके कहीं ना कहीं वो फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी। तो उन्होंने जब मुझे ऑफिस बुलाया तो मुझे कभी ना करने की औकात ही नहीं थी मेरी। उन्होंने बोला तो मेरी फिल्म में काम करेगा, मैं बोला दादा डन। तो बोला रोल तो सुन ले, मैं बोला आप जब बोलोगे रोल सुन लूंगा, मैं कर रहा हूँ मैं पिक्चर। तो उन्होंने जो रोल मुझे दिया था मैंने किया था। झूठ बोले कौवा काटे वो फिल्म का नाम था, जो एक्चुअली देखने जाओ तो ऋषिकेश मुखर्जी की वन ऑफ हिज स्वीटर फिल्म थी ह्यूमर में, लेकिन उस दौरान डेविड धवन गोविंदा की कॉमेडीज का टाइम चल रहा था। तो अनिल कपूर, जूही चावला, अनुपम खेर, साजिद खान की स्वीट कॉमेडी देखने कोई आया नहीं था। बट पिक्चर बड़ी स्वीट, बड़ी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म। लेकिन आपने एक सीरियल में भी बनेगी अपनी बात, बनेगी अपनी बात, कुछ एपिसोड किए जी थे। हाँ, एक सैटेलाइट चैनल था जो अभी भी है, सामने बिल्डिंग भी है उनकी। तो उन्होंने मुझे एक सीरियल में एज एन एक्टर बुलाया था, तो मैंने तभी बोला था मैं 5,000 रुपये पर डे लूंगा, जो बहुत बड़ी बात थी तभी 5,000 रुपये, क्योंकि तभी एक्टर्स को 3-4 हज़ार रुपये मिलता था। ये नया लड़का कौन है 5,000 रुपये मांग रहा है। तो उन्होंने अग्री कर दिया, क्योंकि मेरा टीवी शो एज अ होस्ट एंड दोस्त हिट हो गया था। लेकिन जब मैंने वो सीरियल किया, 4 एपिसोड आए, इतना पॉपुलर शो था वो बनेगी अपनी बात, कि लोगों ने मुझे रास्ते पर कैरेक्टर के नाम से पहचानना शुरू किया। तब मैं बहुत डर गया, मैं बोला मेरी छवि शायद कैरेक्टर के साथ रहेगी। तो मैंने वो बाय बोल के वो सीरियल से एग्जिट कर दिया था। मैं बोला कि मैं टीवी पे एक्टिंग नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप एक्टिंग करते हो आप आपके किरदार के नाम से जाने जाते हो। टेलीविजन में ये है, आई मीन फिल्मों में नहीं, बट यस टेलीविजन में ये है। फिल्मों और में जिस दिन वो कैरेक्टर खत्म हो जाता है तो आप भी खत्म हो जाते Yes, हैं। that's a fact. वो अब है, लेकिन क्योंकि हमारे टाइम के जो महाभारत, बुनियाद, हम लोग ये जो 3 पॉपुलर सीरियल थे तब के, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आज तक अपने नाम से पहचाने जानते हैं और लोग उनको जानते हैं। जी, जी, लेकिन आज के सीरियल के ये हाल है कि सीरियल खत्म हुआ तो आप भी खत्म हुए। करेक्ट है। फिर आप काम जल्दी से ढूंढिए, अगर नहीं मिला तो लोग 1 साल में भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। उसका फ्लिप साइड ये कि अगर सीरियल अच्छा चलता है हाँ। तो आप घर, गाड़ी, बंगला सब खरीद लेते हो। सब खरीद लेते हाँ। हो। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ किरण जी, ये करेक्ट आंकड़ा है, और ये बहुत करेक्ट आदमी ने मुझे बोला है कि मुंबई शहर अलोन में दिन में 10,000 के करीब न्यू कमर्स आते हैं। 10,000 यानी 3 लाख पर मंथ, यानी 36 लाख पर साल अप्रोक्सीमेटली। यानी 10 साल में 3,60,00,000 न्यू कमर्स सिर्फ मुंबई में आते हैं एक्टर बनने के लिए। फिल्मों में, टीवी में, प्ले में, प्रोडक्शन में, कहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या कितने लोग वापस चले जाते हैं, कितने लोग यहाँ बस जाते हैं, कितने लोग फिर भी घूमते रहते हैं कि इस साल मेरा कुछ होगा, इस साल मेरा कुछ होगा। तो उनमें से कुछ लोगों को टीवी पे भी मौका मिलता है, बहुत बड़ी बात है। यू नो, मुझे बहुत सख्त नफरत है उन लोगों से जो बोलते हैं मैं तो यार फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, मैं टीवी सीरियल तो नहीं। अरे टीवी सीरियल करके तो दिखाओ। यू नो, टीवी सीरियल वाले एक्चुअली बहुत पॉपुलर स्टार्स होते हैं और बहुत हार्ड वर्क, उसमें बहुत ही टीवी में तो लंबे 10 गुना आवर्स ज़्यादा हैं hard work और डेली का मतलब रोज पकाओ रोज खाओ वाली बात है। जब आप एक्चुअली टीवी में कहीं काम ना कहीं जब मैंने हे बेबी डायरेक्ट भी की थी तो मैंने वो टीवी की मेंटालिटी से भी डायरेक्ट की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि टीवी पे 16-16, 17-17 घंटे शूटिंग करता था मैं, और मोस्ट ऑफ द शोज मैं खुद ही डायरेक्ट करता था। तो वो मैं फिल्म में लेके गया था, तो साजिद नडियाड वाला जो प्रोड्यूसर थे वो थोड़े शॉक्ड हो गए थे कि 65 डेज में पिक्चर कैसे बन गई है, क्योंकि मैं टीवी के वर्क आवर्स से काम करता था। और कहीं ना कहीं जब मैं फिल्म बनाता भी हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि इसका जो असली रेवेन्यू होता है बॉक्स ऑफिस छोड़ के, वो सैटेलाइट से आता है। तो ये फिल्म टीवी पे चलनी चाहिए, टीवी पे लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। तो मैं इसीलिए थोड़ी साफ सुथरी रखता हूँ फिल्मों को। साजिद, ज़्यादातर सब लोग सोचते हैं कि हे बेबी आपकी फर्स्ट फिल्म थी,
एज अ डायरेक्टर। एज अ डायरेक्टर। लेकिन बताइए आपकी फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? 2003 में मुझे राम गोपाल वर्मा ने एक फिल्म के लिए अप्रोच किया था एक्टिंग करने के लिए। वो पार्ट 2 थी, डरना मना है पार्ट 1 थी, एक हॉरर फिल्म थी जिसमें 6 अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज थी, जो 2000 में आई थी, और 2003 में डरना ज़रूरी आई थी। तो मैंने बोला था मुझे एक्टिंग नहीं करनी है पिक्चर में, एक पिक्चर में एक्टिंग कर चुका हूँ। उन्होंने मुझसे एक स्टोरी सुनी हॉरर की, उन्होंने बोला तू ये डायरेक्ट कर ले। तो मैं बोला मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैंने अब तक खाली छोटे मोटे टीवी शोज डायरेक्ट किए। तो बोलते नहीं तू कर ले, तो जिस तरह से तूने मुझे नरेट किया वैसे तू करेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो 6 लाख रुपए का बजट था और 2 रातें और 1 दिन मुझे मिला था, और एक बहुत कमाल का एक्टर मनोज पावा, जो बहुत फनी एक्टर है, तो एक स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, वो 11 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी, और वो मेरा पहला ब्रेक था ऐसे डायरेक्टर शॉर्ट फिल्म में। और वही एक फिल्म थी जहाँ पे मुझे अच्छे रिव्यू मिले थे। हाँ, तो ये बताइए कि आप इस तरह की फिल्में क्यों बनाते हैं? मैं एंटरटेनर्स बनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, देखिए 2 अलग पैरेलल दुनिया है मेरे हिसाब से। एंटरटेनमेंट हमेशा एंटरटेनमेंट ही रहेगा। अब वो बोलते हैं कि सिनेमा अब बदल रहा है, सिनेमा कभी नहीं बदलता है, लोगों का नज़रिया सिनेमा के लिए बदलता है। बट जो एंटरटेनमेंट होता है वो एंटरटेनमेंट ही होता है। सर्कस में आप कितना सेंसिबिलिटी ला सकते हैं, आप जितना लॉजिक अपनी फिल्म में डालेंगे उतना एंटरटेनमेंट दूर होगा। तो मेरा हमेशा एक प्रयास रहता है कि लॉजिक और एंटरटेनमेंट को थोड़ा सा करीब लाने की कोशिश करूं। भले मेरी फिल्मों को अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिलते होंगे, टीवी पे वो बहुत रेट करती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिवाय मेरी लास्ट फिल्म हम शक्ल की, हिम्मत वाला में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ स्टूडियो को। मेरी कोई फिल्म में प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं होता है, और कहीं ना कहीं ऑडियंस का मनोरंजन होता ही है। हैविंग सेड दैट, 2017 एक ऐसा टाइम है जहाँ पर सबके पास मोबाइल्स हैं, सबके पास डाउनलोडेड पिक्चरें हैं। तो अब जो मैं फिल्म बनाऊंगा वो होपफुली क्रिटिक्स को भी पसंद आएगी। वंडरफुल, हम ज़रूर देखेंगे आपकी वो फिल्म। अच्छा, ये बताइए कि आप ना थोड़े से बहुत मुंहफट से हैं। हाँ, ओके, तो उस फेज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। Of अब आप course. बदल गए? नहीं बदल नहीं गया हूँ, सुलझ गया हूँ। ओके, हाँ। अब सोच के बोलेंगे। नहीं, अब मैं इजी हो गया हूँ मैं थोड़ा सा। ओके, तो आपने एक शो में जब आप एंकर कर रहे जी, थे, जी। तो आपने आशुतोष की फिल्मों के बारे में कुछ बहुत लाइटली कह दिया था, और आई थिंक आशुतोष गॉट वेरी अपसेट। नहीं, और कुछ हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। आशु तो मेरा दोस्त है, आशु को मैं 86 से जानता हूँ। इनफैक्ट उनकी जब पहली पिक्चर आई थी बाजी एज ए डायरेक्टर, उसका वीडियो कैसेट मैंने उनको दिया था, डाई हार्ड की ये पिक्चर। तो आशु को मैं तब से जानता हूँ। अब तो बहुत गहरे दोस्त हैं, और हमने इस बात को 10 बार डिस्कस भी किया हमने कि आज अगर वो किस्सा होता तो तू बोलता शट अप साजिद, तो मैं बोलता सॉरी आशु, ये बोल देता, आगे से झगड़ा नहीं करता, क्योंकि अभी थोड़ा सुलझ भी गया हूँ। देखिए, हम हास्य कलाकार हैं, हम चैनल के लिए काम करते हैं, और मेरी छवि तो ऐसी रही है थोड़ा मुंहफट की, जो 15 साल से अवार्ड फंक्शंस में मैं करते आया हूँ। आशु वो साल थोड़ा सा टची हो गया था, और आई थिंक जस्टिफाइबली टची भी हो गया था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी कामयाब फिल्म बनाई थी जोधा अकबर, और उस फिल्म के जितने भी मेन अवार्ड्स थे वो जा रहे थे रॉक ऑन को। तो आशु का बेचारे का मूड भी ऑफ था, और कहीं ना कहीं सोडा वाटर की तरह गुस्सा, उस वक्त स्टेज पे मैं था तो गुस्सा मुझ पे निकल गया। अब गुस्सा जब मुझ पे निकल गया तो बचपने में मैंने भी गुस्से में, गया पब्लिक है, ईगो है, मेरा चैनल है, मैं तो होस्ट हूँ, तो मैंने भी जवाबदारी कर दी। आज नहीं करता मैं, आज बोलता, आज मैं शायद उस लेवल पे जाता ही नहीं कि कोई झगड़ा करे। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की किरण पिछले 3-4 साल में, स्पेशली आफ्टर सीइंग द सक्सेस ऑफ कपिल ऑन टीवी, you can make people laugh without offending them. सही बात। And I'm basically a very funny guy, you know. So I तो said, आपको इसका सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी के बारे में। नहीं, आप क्रिटिसाइज करो, लेकिन इस तरह से क्रिटिसाइज करो कि सामने वाला भी हंसे, you know. बिलो द बेल्ट मत करो। वो मैं थोड़ा सा कर लेता था तभी। चलिए, उस वक्त अक्षय और नसीर के साथ भी किस्से हुए थे, पर छोड़िए उन बातों को। वो अब आप बदल गए हैं। नहीं, बदल नहीं गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा इजी हो गया हूँ। पिछले 4-5 साल में इजी हो गया हूँ। अच्छा हम शक्ल नहीं चली तो अब ये सुधर, अरे देखना एक पिक्चर हिट होगी। हम शक्ल के बारे में आपने कितना कुछ फिल्म के रिलीज होने से पहले कहा था। क्या आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे हम शक्ल से? नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाँ। मैं हमेशा ना पॉजिटिविटी में बिलीव करता था कि यार क्यों हम बोले कि यार ऊपर वाला करे कि हमारी पिक्चर चले, हमको बोलना चाहिए हमारी पिक्चर चलेगी। हे बेबी हिट होगी, हाउसफुल हिट होगी, हाउसफुल 2 हिट होगी, हिम्मत वाला हिट होगी, हिम्मत वाला हिट नहीं हुई। अरे ये क्या हो गया यार, अबे तू क्यों इतना बात करता है यार, मीडिया के सामने क्यों मेरी पिक्चर फ्लॉप नहीं हो सकती, बचपना क्यों करता है, मीडिया को बोलने देना। हम हमेशा वही सोचते हैं
कि हम लाइन में क्यों खड़े हो, लोग खड़े, हम तो आगे जाएंगे, कोई ना कोई तो हमको पहचानेगा, यार हमको लाइन में कैसे खड़ा कर दिया। सच्चाई ये है कि आपको लाइन में खड़ा होना चाहिए और कोई आपको पहचानेगा, अरे आप लाइन में क्यों खड़े, आइए ना। वो असली इज्जत होती है। वो सुलझाव मुझ में आया हिम्मत वाला के बाद। तो हमशक्ल में फिंगर्स क्रॉस थे, माइंडलेस कॉमेडी थी, किशोर कुमार के ज़माने की ब्लैक एंड वाइट डोनाल्ड डक किस्म की कॉमेडी थी। 3 लोगों का ट्रिपल रोल, मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा सेंसलेस कॉमेडी कहीं हो सकती है। बट मेरा ये था कि हर सीन में आदमी हंसे, एंजॉय करे, बच्चे स्पेशली हंसे। क्रिटिक्स डिडंट टेक टू काइंडली टू दैट फिल्म, व्हिच इज़ ओके। तो साजिद, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं साजिद खान से। तो साजिद, हम हिम्मत वाला की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। तो बताइए कि इस फिल्म व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस फिल्म? एक्चुअली देखने जाओ तो बजट वाइज नथिंग वेंट रॉन्ग। फिल्म ने 6-7 करोड़ कमा के प्रोड्यूसर्स को दिया। बॉक्स ऑफिस वाइज फ्लॉप नहीं हुई फिल्म, परसेप्शन वाइज फ्लॉप हुई। लेकिन परसेप्शन वाइज इसलिए भी फ्लॉप हुई क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाउसफुल 2 के बाद और सिंघम के बाद थी। हाउसफुल 2 मेरी लास्ट फिल्म, अजय की लास्ट फिल्म सिंघम। तो एक्सपेक्टेशन थी कि ये तो 100 करोड़ तो पहले हफ्ते में ही कर देगी। और लाइफ टाइम उस वक्त हिम्मत वाला ने 2013 में 52 करोड़ का धंधा किया था। लेकिन जिस तरह से रिव्यूज़ और जिस तरह से गालियाँ और जिस तरह से नेगेटिविटी पड़ी, ये शायद बहुत कम लोगों के साथ होता है कि मेरी फिल्म रिव्यू नहीं हुई, मैं रिव्यू हुआ। मेरी लाइफ के जितना भी काम मैंने टीवी पे किया था, दूसरे लोगों की फिल्मों का मजाक उड़ाया था, दूसरे लोगों का दिल दुखाया था, वो सारा कर्मा बन के मुझ पे वापस आ रहा था। तो मैं हंसते रहा, मैं बोला चलो ठीक है, कोई वांदा नहीं, कीप क्वाइट, ज़्यादा मुंह मत खोलो, मत बोलो कि मेरी पिक्चर सुपर हिट है। आप खुदा नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप सिर्फ एक फिल्म मेकर हो। लेकिन भगवान भी नहीं बता सकता, आप क्या बताएंगे कि फिल्म सक्सेसफुल होगी कि नहीं? एक वो चाइल्डिशनेस मेरा उस वक्त थोड़ा सा मर गया और थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गई कि यार माई बाप करो सबको, इट्स ओके। तो यू थिंक हिम्मत वाला वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट, लेसन फॉर यू? बिग टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद कहीं ना कहीं हमशक्ल्स में भी नेगेटिविटी आई। लेकिन तब तक मैं बहुत स्ट्रांग हो गया था वो नेगेटिविटी लेने को कि चलो ठीक है यार, हमशक्ल्स ने 64 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया में, विच इज़ नॉट अ स्मॉल फिगर। किसी ने मुझे कहा कि पिछले 5 साल में अब तक वो सैफ की लीडिंग फिल्म है, रेस 2 को छोड़ के, कि वो फ्रेंचाइज फिल्म है। सैफ की कोई भी फिल्म ने 64 करोड़ का बिजनेस पिछले 5 साल में नहीं किया, जबकि हमशक्ल 2014 में आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वो स्लैपस्टिकनेस उतना पसंद नहीं आया जो अक्षय कुमार और मैं साथ में करते हैं। यू नो, लोगों को ये लगा कि यार ये फिल्म सैफ क्यों कर रहा है, इसमें अक्षय को होना चाहिए था। Okay. तो कहीं ना कहीं सैफ कुडंट पुल इट ऑफ। हम लोग ने पूरी कोशिश की, बट नेवरदलेस। साजिद, मुझे एक बात मालूम है कि आप बहुत सारी पिक्चरें देखते हैं, आप मतलब आप पिक्चरें ही देखते रहते हैं। जी हाँ। तो ऐसी क्या ऑब्सेशन है पिक्चरों के बारे में? आई थिंक जो फिल्म मेकर है वो कहीं ना कहीं फिल्म मेकर हो ही नहीं सकता है अगर वो फ़ैन नहीं है फिल्मों का, अगर वो ऑडियंस नहीं है। आई थिंक मैं एक ऐसे राइटर को जानती हूँ जी, जिसने बहुत सक्सेसफुल कम से कम 6-8 फिल्में लिख चुका जी, है, और वो एक्चुअली फिल्में और टेलीविज़न दोनों नहीं देखता। नहीं। एंड मुझे समझ नहीं आती है वो, आई मीन हाउ डज ही राइट, लेकिन वो अच्छी सक्सेसफुल फिल्में लिखते हैं। बट व्हाई नॉट, ऐसे भी होते हैं लोग। यू नो, फिल्में एक ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे बोला था कि यार तुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तू क्यों नहीं जा रहा है एक शो में, एक चैनल पे एक शो आता है जहाँ पे 30, 40, 50 दिन के लिए आपको एक घर में रहना पड़ता है दूसरे कंट्री। मुझे 3-4 बार ऑफर आया। मैं बोला मुझे फिल्में देखने को मिलेगी वहाँ पे दिन में 3। तो बोले नहीं पागल है, टीवी नहीं है। मैं बोला मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, मैं फिल्मों के बिना नहीं रह सकता। अच्छा, आप एक फिल्म जब देखते हैं तो आप उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करते हैं या सिर्फ प्योर एज अ व्यूअर आप उस फिल्म को देखते हैं? मैं प्योर एज एन ऑडियंस देखता हूँ। मैंने किरण हर एक फिल्म जो बचपन से देखी है उसकी टिकट्स अभी तक संभाल के रखी है अपनी कलेक्शन में। कितने बड़े बॉक्स हैं बता दीजिए? नहीं इतने नहीं, तभी तो पैसे नहीं थे, लेकिन तभी भी 82। पर आपको मालूम है उन टिकट्स की आज वैल्यू क्या होगी? आई होप कुछ जिस दिन कोई बिलियनर आदमी बोले कि मैं एक टिकट खरीदूंगा 10-10 लाख सब बेच दूंगा। जितनी भी सक्सेसफुल फिल्म्स रही हैं उनकी टिकट्स आपके पास हैं। जी नहीं, ठीक है, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल हिंदी नहीं, बट सक्सेसफुल वाली की वैल्यू है, वैल्यू है। तो आप सोच लीजिए आप कितने अमीर हैं। नहीं, मैं सारी अपनी टिकटें बचपन से जो भी फिल्में देखी सब एकदम सेलोफिन बैग में प्लास्टिक में केस करके सबको संभाल के रखा है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शोले की है, ऑफ कोर्स शोले की तो कितने, शोले की
आई थिंक शोले और मैं हिम्मत आने वाला, वाली हूँ आके क्लिक क्लुक करने मैं आपको के भेज लिए। दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। शोले और हिम्मत वाला 2 ऐसी फिल्में हैं उस वक्त 83 की हिम्मत वाला, जो आई थिंक हर साल की मेरे पास टिकट है। ओह माय गॉड। शोले मैंने 75, 76, 77, 78, 79, 80, उसके बाद रीरन में 81, 82, 83 और फिर री रिलीज हुई थी 85 में 10 साल ऑफ शोले मराठा मंदिर में 70 mm 3 बार देखी थी हम लोग ने मराठा मंदिर में जाके शोले। ओह माय गॉड। लेकिन क्योंकि वो आपके हस्बैंड भी हैं और वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म मेकर ऑफ द वर्ल्ड है, प्लीज़ उनको कहना कि शोले इज़ हम सबका बाइबल है शोले। लेकिन कहीं ना कहीं एज अ व्यूअर मुझे शान बहुत शोले से बेटर लगती है। मैं मुझे बहुत सुनने में आता है, कोई बोलता है मुझे शक्ति बेटर लगती है, कोई बोलता है मुझे सागर बेटर लगती है। सो आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वो कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। नहीं, सागर ऑल्सो वाज अ गुड अटेम्प्ट, बट तब तक वो 2 जो हीरो हीरोइन बॉबी के थे वो बूढ़े हो गए थे, यू नो, इसीलिए सागर का वही, बट सागर हैड सुपर्ब सॉन्ग। सुपर्ब सॉन्ग। चलिए अब बात करते हैं आपकी जो लाइफ चेंज आई है। जैसे आपने कहा कि आपका एक लाइफ लर्निंग लेसन था और उससे आप में एक चेंज आई, और ऐसी चेंज आई कि आप अब स्कूल्स में बच्चों को मोटिवेशनल क्लासेस देते हैं, में, कॉलेजेस में आप जाके लेक्चर देते हैं, उन्होंने समझाते हैं वो कैसे मोटिवेट हों। तो ये जो सफ़र है ये कैसे हुआ? ये मैं बहुत पहले से कर रहा था किरण, पिछले 10-15 साल से कर रहा था। इनफैक्ट मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बच्चों को मैं मदद भी करता हूँ। ड्रग्स गर्द छोड़ के एक थाने में रिहैब है, वहाँ पर उनको ज्वाइन भी कराया मैंने, और उनको मैं ये पूरी तरह से उनको अश्योरेंस भी देता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको नौकरी पे मैं लगा दूंगा, या किसी के साथ ऑफिस में ज्वाइन करा दूंगा, या किसी का असिस्टेंट बना दूंगा, अगर वो 100% क्लीन हो जाए तो ऐसे मैंने काफ़ी बच्चों की जान भी बचाई। और मैं जब बच्चे बोलता हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10-12 साल के बच्चे हैं। नहीं, ये 16, 17, 18 साल के हैं, यू नो। और सच्चाई ये है कि ड्रग्स कहीं ना कहीं हर माँ बाप की परेशानी है आज की डेट में। आपको नहीं पता है आपका बच्चा किसके साथ स्कूल में क्या कर रहा है, स्कूल में, कॉलेज में कहाँ पर जा रहा है। अगर आपका हर बच्चा 15 साल के बाद अपने माँ बाप को झूठ बोलना शुरू कर देता है, बेटा कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ नहीं होता है, यू नो। और आज की डिमांड है हर बच्चे को मोबाइल फ़ोन चाहिए जी, यू नो। तो लाइफ उनके लिए बहुत ईजी हो गई और डिफ़िकल्ट भी हो गई, और ऊपर से बच्चों पर प्रेशर होता है। तो मैं जब जाके बात करता हूँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उनको बोलता हूँ कि प्रेशर मत लो, और ड्रग्स हो सके तो मत करो। आप उनको ये नहीं बोल सकते ड्रग्स मत करो, वो नहीं सुनेंगे आपकी बात। मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये करने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। आप पैसे कमाओ, अच्छी तरह से लाइफ में कुछ सेटल हो जाओ, उसके बाद सोचना कि करना है कि नहीं। तब तक आप में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आप ऑटोमेटिकली नहीं करोगे। ये एक सोशल ईवल है जो ख़त्म नहीं हो सकता है अवेयरनेस से, ये ख़त्म हो सकता है समझाने से, और समझाने के लिए उनको एक दोस्त की ज़रूरत है। मैं दोस्त बन के जाके बात करता हूँ उनसे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जो बच्चे सक्सेसफुल हुए हों, आप सक्सेसफुल हुए जिनके साथ, और जिन्होंने ड्रग्स छोड़ दिया या उनको आपने कहीं काम में लगा दिया, उनमें से कोई आज ऐसा है जो कि फिल्म लाइन में या किसी और फील्ड में भी कहीं उसने एक नाम कमाया हो? बहुत सारे। आई थिंक सबसे बड़ा उदाहरण है संजय दत्त। सबसे बड़ा उदाहरण सबके लिए संजय दत्त है। संजय दत्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग उदाहरण है कि एक आदमी जो रिहैब में गया, हार्डकोर, जिसको तभी लोग बाबा चरसी बोलते थे, ड्रग एडिक्ट बोलते थे, वो पूरी उसने चेंज की। एक यूथ के लिए वो आइकॉन बन गया, उस जनरेशन के लिए आज भी एक आइकॉनिक फिगर है। मैंने 2 बच्चों को असिस्टेंट्स लगाया है, बहुत खुश हैं। 20-25 हज़ार रुपये महीने का कमा लेते हैं, और एक की उम्र है 20 साल, एक लड़की की उम्र है 19 साल। 19 साल की उम्र में 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, दिन में कॉलेज में जा रहे हैं, शाम को उन लोग प्रोडक्शन हाउस में काम कर। क्या बुरा है? बट वो जो 6-8 महीने वो लोगों ने रिहैब में निकाले, वो उनके माँ बाप पे बीती है, यू नो। सो और ये आदत ऐसी है ना किरण की, ये लग जाती है ना तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करता है। इसी चक्कर में सुसाइड्स होते हैं, इसी चक्कर में क्राइम बढ़ता है, इसी चक्कर में ये पैसों के लिए, लत के लिए, पैसों के लिए घर वालों तक को चाकू मार देते हैं। तो इनको सिर्फ समझाने की जरूरत है। इनको आप टोक नहीं सकते, इनको आप रोक नहीं सकते, यू नो। आपको खाली समझाना है। और ये माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनते माँ बाप की बात, नहीं मानेंगे। तो मैं इनके एज अ फ्रेंड बात करता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यूथ कनेक्ट भी बढ़ रहा है। मेरी अगली पिक्चर पूरी यूथ बेस्ड है, और कॉलेज बेस्ड है, और ड्रग बेस्ड ही है। तो कहीं ना कहीं मेरा एक रिसर्च भी हो रहा है। तो ये क्या फिल्म बनाने जा रहे हैं आप, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी जो अगली फिल्म है उसका नाम है डूड्स। ये एक कॉलेज की फिल्म है, कैंपस की फिल्म है, और इट इज़ अगेन ड्रग रिलेटेड, लेकिन सीरियस इशू वाली फिल्म नहीं है। जो कॉमन इशू है ड्रग्स का, उस पर मेरे स्टाइल में एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है।
आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं है। तो कब शुरू होगी ये फिल्म, हम जानना ये चाहेंगे। मिड ईयर में शुरू हो जाएगी, जुलाई अगस्त में। अच्छा, तो साजिद, एक एस्पेक्ट आपका है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि आप यू आर अ बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, क्योंकि एक तरफ तो आप एंकर करते हैं, आप पूरी पब्लिक के सामने बात करते हैं, आप जाके मोटिवेशनल क्लासेस देते हैं, आप स्टूडेंट्स के सामने बात करते हैं, और एक तरफ आप ऐसे इंसान हैं जो कि पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप एक रिक्लूस हैं, आप अपने घर में बैठे रहते हैं और सिर्फ पिक्चरें देखते हैं बैठ के। तो ये क्या, व्हाट इज़ दिस टू, जो दो पहलू आपके हैं वो क्या है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं गरीबी बहुत देखी है किरण, और मैं और मेरे दोस्त जब चोरी करते थे तो हम लोग शादियों में जाके भी चोरी करते थे। बालकन जी बारी और भाईदास हॉल के पास जो ग्राउंड है, वहाँ पे जो शादियाँ होती थी, हम लोग कैसे कपड़े मांग के, अच्छे कपड़े सूट वूट मांग के 10-12 साल की उम्र में जाके चोरी करते थे। वहाँ पे खाना चोरी करते थे, प्लेटें चोरी करते थे, चम्मच चोरी करते थे। फिर क्या करते थे उन चमचों का? जाके बेच देते थे सेंटा क्रूज स्टेशन तो पे क्या जाके। 50 पैसे मिल, क्या मिलता था? लेकिन पिक्चर की टिकट खरीदते थे उससे। ओके। आपको पता नहीं है, मैंने मजदूर फिल्म 84 में देखने के लिए पैसे नहीं थे हम लोग के पास, तो मैंने और मेरे दोस्त ने 1 घंटा बचा था लीडो सिनेमा में शो चालू होने के लिए, पैसे नहीं थे, 3 रुपए शॉर्ट पड़ रहे थे हमें, तो जुहू बीच पे जाके हम लोग ने एक्शन सीक्वेंस किया था और डांस किया था जितेंद्र का, और लोगों को बोला था पैसा फेंको, तो लोगों ने पैसा उठाया था और फिर थिएटर में भागे थे। तो मुझ में ये हमेशा एक फेयर रहा है कि मुझे बड़ी बड़ी जगहों से निकाल देंगे। ये भी एक फेयर होता है। मैं अभी टिकट भी खरीदता हूँ पिक्चर का और जाता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा सर नीचे रख के जाता हूँ कि मुझे निकाल तो नहीं देंगे। वो एक फेयर रहता है मुझ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्टीज में जाके कोई वैल्यू नहीं है अनलेस एंड अनटिल किसी दोस्त की पार्टी ना हो। अवार्ड फंक्शन में क्योंकि मैं होस्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जाके कोई वैल्यू नहीं है। मुझे ज़िंदगी में कभी मेरी कोई फिल्म के लिए अवार्ड नहीं मिलने वाला। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? नहीं मिलने वाला, और अवार्ड कोई मायने रखता भी नहीं है। आज की डेट में अवार्ड शो टीवी शो हो गया, यू नो, जो हर हफ्ते आता है, लोग चैनल बदल देते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। एंटरटेनमेंट शो हो गया। तो इसीलिए मैं शायद कहीं नहीं जाता हूँ। आप घर पे खाना खाने बुलाएंगे, ज़रूर आऊँगा। ठीक है, डन। साथ में वो ले आना आप। हाँ, टिकट्स 100%। मुझे एक सोर्स मिल गया आज। साजिद, बहुत मज़ा आ रहा है आज आपसे बातें करके, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला हमें। वैसे तो आपने बच्चों को काफ़ी कुछ कह दिया है, लेकिन जाने से पहले आप कुछ हमारे जो दर्शक हैं, जो यंग टीनेजर्स हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने तमाम दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, और स्पेशली जो 15 साल और 20 साल के बीच में जितने भी युवा पीढ़ी मुझे देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि याद रखना, 99% ऑफ द टाइम्स आपके पेरेंट्स गलत होते हैं, क्योंकि इसीलिए जनरेशन गैप बोलता है। आप जो बोलने की कोशिश करते हो वो शायद नहीं समझते, वो जो आपको समझाते हैं आप शायद नहीं समझना चाहते हो। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 99.9% टाइम्स वो गलत है, लेकिन 100% ऑफ द टाइम्स सिर्फ वही रहेंगे आपके साथ, आपकी मदद सिर्फ वही करेंगे। जब आप जिंदगी में डाउन जाओगे, कभी गलती से खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल, जेल या डिप्रेशन में आओगे, सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप आपके पास होंगे और कोई नहीं होगा। तो ये सोच के हमेशा चलना, हमेशा अपनी माँ बाप की बातें सुनना, जितना उनको खुश रखोगे उतना आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे। थैंक यू सो मच साजिद। आई एम श्योर बच्चे आपकी बातें कुछ हद तक सुनेंगे, कुछ हद तक सुनेंगे। तो शो ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन हमारी एक रूटीन है, हम अपने सारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट्स हमारे पास आते हैं, उनसे हम अपने शो के बारे में कुछ लाइनें लिखवाते हैं, और आपका ऑटोग्राफ ऑफ कोर्स। मैं अनपढ़ हूँ, मैं अंगूठा लगा सकता हूँ? बिल्कुल, आई नो। अब मानी जी के ऊपर में थोड़ी गए थे।